So a very good morning to all my dear students. We were on chapter number 3 and we have completed the appraisal of liberalization, privatization and globalization in our previous class. Right. Then after we have started the topic demonetization, we have discussed the basic meaning of demonetization, and we all know that in Indian economy, demonetization as a policy was implemented from 9th November 2016. It was announced on 8th November that from next day, right, all the notes of 500 and 1000 will not be accepted as a legal tender. The basic aim of demonetization was to curb corruption from the economy and just to control the flow of black money and to penalize the people for non-payment of taxes for the tax evasion. This was government's strategy to penalize all those people who have earned the black money by ignoring the taxation policies of government. Now have a look features of demonetization. If we talk about this, first point here आपको दिख रहा है tax administration measure. Demonetization basically एक tax administration measures था. ऐसा मनी जिसके लिए you are having proper records, वो अगर आपके पास कैश के फॉर्म में है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. You can easily deposit it in your bank accounts and you can get new notes also. But ऐसा मनी जिसका आपके पास रिकॉर्ड नहीं था, अनअकाउंटेड था, उसके लिए गवर्नमेंट ने पेनल्टी रेट्स डिसाइड की और गवर्नमेंट ने कहा वी विल पेनलाइज यू फॉर नॉट पेइंग टैक्सेस ऑन द अर्निंग्स. उसके बाद में सेकंड कह रहा है, सेकंड भी सेम ही है. Demonetization is also interpreted as a shift on the part of government indicating that tax evasion will no longer be tolerated or accepted. डिमोनेटाइजेशन गवर्नमेंट की तरफ से सभी को एक लेसन था, एक हिंट था कि इकोनॉमी में गवर्नमेंट इज नॉट गोइंग टू टॉलरेट एनी टैक्स इवेजन फ्रॉम अपकमिंग ड्यूरेशन. ठीक है, तो फर्स्ट और सेकंड पॉइंट आपको सेम बात बता रहे हैं. इट वाज अ टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन measure which was adopted by government to penalize the people who has received black money, and then it was a hint for the people that government is not going to tolerate any kind of tax evasion in the economy. Number one, this was also important purpose of government behind the launch of Jio also, and behind the digitalization, and behind encouraging us to use Google Pay, Paytm and to pay online, right? जो गवर्नमेंट हमें बार बार एनकरेज करती है, उसके पीछे गवर्नमेंट का टारगेट है कि हमारी सेविंग एक फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम में पहुंचे. गवर्नमेंट चाहती है सारा इंडिया डिजिटल इंडिया बन जाए, यानी whenever we are paying we just pay from our banks. ठीक है, डायरेक्टली यूज करें बैंक अकाउंट को और उससे पे करें, और उस सिस्टम को गवर्नमेंट ने सिंप्लीफाई भी किया है. आप देखिए आजकल गूगल पे, पेटीएम दोनों ही बहुत सेफ है. कुछ और भी है, फोन पे, कुछ इंडिया की भी एप्स है, अमेजोन पे भी है. तो ये सब बहुत सेफली हम इनसे पेमेंट कर सकते हैं. थोड़ा सा नॉलेज लेना है, वी कैन यूज दीज एप्लीकेशंस इन अ वेरी सेफ एंड सिक्योर्ड वे. तो ये गवर्नमेंट क्यों कर रही है? क्योंकि जब मैं गूगल पे से किसी शॉपकीपर को पेमेंट करके आ रही हूँ तो गवर्नमेंट के पास एक रिकॉर्ड बन रहा है कि इस शॉपकीपर ने इतना सेल आउट किया. आप सोचिए रिकॉर्ड बन रहा है तो व्हाइल एस्टिमेटिंग नेशनल इनकम इट विल बी इजी. अगर किसी डीलर के सारे पेमेंट से ऑनलाइन आ रहे हैं तो वो कहीं भी चीटिंग कर ही नहीं पाएगा. उसको एग्जैक्ट वही रेट शो करनी पड़ेगी जिसमें उसने कस्टमर से पेमेंट रिसीव किया है. तो ये डिमोनेटाइजेशन को इनिशिएट करने के साथ गवर्नमेंट का एक टारगेट था कि इकोनॉमी में पैसा फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम तक पहुंचे, ताकि जो फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम है, जो बैंकिंग सिस्टम है, वो उस मनी को फर्दर यूज कर सके आगे लोन्स देने के लिए, और वो लोन्स देके इकोनॉमी का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करे. इकोनॉमी कब ग्रो करेगी? जब बिजनेसमैन को लोन मिलेंगे, और बिजनेसमैन को लोन कब मिलेंगे? जब हम और आप अपनी सेविंग बैंक में डिपॉजिट करवाएं. तो डिमोनेटाइजेशन का एक टारगेट ये भी था. नेक्स्ट, it aimed to create cashless और cash light economy. लेस कैश इकोनॉमी तो नहीं हो पाई क्योंकि एकदम ही पॉसिबल नहीं है कि हर चीज में आप ये करो, बट कैश लाइट इकोनॉमी भी इसी के लिए टर्म यूज होता है जिसमें ज्यादा से ज्यादा टारगेट वापस वही जो अभी मैंने आपको ऊपर बताया कि जब भी कोई पेमेंट कर रहा है तो वो फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम से पेमेंट करे ताकि उस पेमेंट का एक ट्रांसपेरेंट रिकॉर्ड रहे. इसके लिए डिजिटल ट्रांजेक्शन के लिए दो कंपल्सरी चीजें हैं. नंबर वन, you should have a mobile phone with a proper internet connection. Number two, the seller should have at least a code
which you can scan and by which you can make payment. यहाँ पे तो पॉइंट ऑफ सेल मशीन कही हुई है, अब उन मशीन की रिक्वायरमेंट। पहले QR कोड इतना नहीं चल रहा था, इवन अभी पिछले 4 साल से पहले भी इतना नहीं था। तो उस टाइम पे क्या होता था, मशीन स्वाइप, जैसे पेटीएम पे नहीं, ये पेट्रोल पंप पे जो ATM कार्ड स्वाइपिंग मशीन होती है, वैसी मशीन पॉइंट ऑफ सेल मशीन होती थी। ये मर्चेंट के पास होगी तो वो कस्टमर से ऑनलाइन पेमेंट रिसीव कर पाएगा। बट ये जो डिसएडवांटेजेस है इनको काउंटर बैलेंस कर लिया गया। ये समझा गया कि लोग अगर फॉर्मल इकोनॉमी में बहुत अच्छे से इन सेविंग्स को यूज करेंगे तो टैक्स इवेजन रिड्यूस होगा। आप देखिए मोदी गवर्नमेंट के जो एक्ट्स हैं सॉरी, जियो को उस टाइम पे इस तरीके से लॉन्च करना, फ्री इंटरनेट दिया गया ताकि लोगों को इसकी हैबिट हो जाए, जीरो बैलेंस अकाउंट्स ओपन किए गए। ये सब गवर्नमेंट की स्ट्रेटेजीज थी ताकि गवर्नमेंट ये अपनी जो पॉलिसीज है इनको प्रॉपर वे में इम्प्लीमेंट कर सके। आप जब इनको इमेजिन करेंगे, क्रॉस वेरीफाई करेंगे तो आपको पता चलेगा यस, धीरे धीरे सरकार ने देश को बदला है। अब इम्पैक्ट ऑफ डीमोनेटाइजेशन ऑन डिफरेंट सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। बेसिकली 3 सेक्शंस है। नंबर 1, द पुअरेस्ट पीपल। आपके घर पे अगर मेड आते हैं आप उनको देखिए, आपकी फैक्ट्री में अगर वर्कर्स काम करते हैं आप उनको देखिए, वो नहीं डिजिटल इकोनॉमी में चल पाए। उनके पास नहीं है आज भी पेटीएम और गूगल पे, क्योंकि उनके पास टच स्क्रीन फोन नहीं है, कीपैड फोन है, वो नहीं है अपडेटेड, वो अभी भी बैंक जाते हैं पैसा विड्रॉ करवाते हैं। लेस एफ्लुएंट जो लोग हैं उनको गवर्नमेंट ने, जो भाई बहुत ज्यादा अपडेटेड नहीं है बट हम कह सकते हैं मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास भी और लोअर मिडिल क्लास, उस कैटेगरी में उनको गवर्नमेंट ने जनधन अकाउंट और रुपे कार्ड्स के साथ थोड़ी सी हेल्प की और वो डिजिटल इकोनॉमी का धीरे धीरे पार्ट बन रहे हैं। और जो एफ्लुएंट वंस हैं वो पूरी तरीके से डिजिटल ट्रांजैक्शंस को एक्सेप्ट कर चुके हैं, है ना, उनके लिए बहुत इजी हो गया, उन्होंने इनको एक्सेप्ट कर लिया है। अब देखिए इम्पैक्ट ऑफ डीमोनेटाइजेशन, अलग अलग चीजों पे, अलग अलग सेक्टर्स पे डीमोनेटाइजेशन का क्या इम्पैक्ट रहा ये आपको बता रखा है। मनी और इंटरेस्ट रेट की बात करें तो 3 काम हुए। एक तो कैश ट्रांजैक्शन थोड़े से रिड्यूस हुए, बैंक में डिपॉजिट्स इंक्रीज हुए, अब लोग ज्यादा से ज्यादा मनी बैंक में डिपॉजिट करवाना शुरू कर चुके थे और इसके साथ साथ लोगों की फाइनेंशियल सेविंग्स भी इंक्रीज हुई। ठीक है, बैंक में जो फॉर्मल सिस्टम में सेविंग्स होती है वो। प्राइवेट वेल्थ की बात करें तो कुछ लोगों की तो डिक्लाइन हुई थी, ठीक है, कुछ लोगों की। क्यों? क्योंकि कुछ नोट्स को वापस गवर्नमेंट ने रिटर्न नहीं किया था और रियल एस्टेट की प्राइसेस फॉल हो गई थी। प्रॉपर्टी की प्राइसेस आपको ध्यान हो तो उस टाइम पे अचानक से डिक्रीज हो गई थी। पब्लिक सेक्टर वेल्थ पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा क्योंकि सारा जो पैसा होता है वो रिकॉर्ड का पैसा होता है। डिजिटलाइजेशन, डिजिटल ट्रांजैक्शंस बिल्कुल इंक्रीज हुआ, आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम भी इंक्रीज हुआ, हम अपने कार्ड्स को कनेक्ट भी करने लगे और उससे आप देखिए गूगल पे और पेटीएम अभी कुछ सालों में ही तो ट्रेंड में आए हैं। रियल एस्टेट, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, प्रॉपर्टी की रेट्स डिक्लाइन हो गई क्योंकि पता था अचानक से बहुत सारे लोग जो है वो इसी सेक्टर में किस तरीके से एंगेज होने वाले हैं, अपना पैसा कैसे लगा दें। टैक्स कलेक्शन, कुछ इनकम टैक्स कलेक्शन इंक्रीज हुआ क्योंकि डिस्क्लोजर बढ़े। अब लोगों को पता चल गया कि हमें अपनी गवर्नमेंट को रियल इनकम डिस्क्लोज करनी पड़ेगी। तो कुछ 10 to 12% लोगों ने ये भी किया कि अपने नोट्स जला दिए, रिश्तेदारों को ट्रांसफर कर दिए ऐसा, बट कुछ मैक्सिमम लोग जो थे उनको यही सही लगा कि पेनल्टी पे करने के बाद भी एटलीस्ट हमारे पास कुछ तो बचेगा, तो क्यों ना इस ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट कर दिया जाए बाय पेइंग द पेनल्टी इन द फॉर्म ऑफ टैक्स। ठीक है, फिर आगे देखिए डीमोनेटाइजेशन कंप्लीट है। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स की अगर मैं बात करूं तो कॉमर्स के बच्चों को अच्छे से पता होगा, अपने 11th क्लास की बिजनेस स्टडीज और 12th क्लास की अकाउंटेंसी में इसके बारे में पढ़ा। ह्यूमैनिटीज वाले बच्चों के लिए ये थोड़ा सा न्यू है। जीएसटी क्या है? इंडियन इनडायरेक्ट टैक्सेशन सिस्टम में सबसे मेजर चेंज, सबसे न्यू चेंज है जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। देखिए क्या था, 2017 से पहले तक इंडिया में अलग अलग चीजों पे अलग अलग तरीके से टैक्स लगता था। कहीं लगता था वैल्यू एडेड टैक्स, कहीं लगता था सेल्स टैक्स, कहीं लगते थे दूसरे ड्यूटीज, दूसरे टैक्सेस। तो इससे अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग चीजों की प्राइसेस में वेरिएशन आता था। तो कुछ स्टेट्स में जहाँ पॉलिसीज फेवरेबल है वहाँ बढ़िया प्रोडक्शन रहता था और कुछ स्टेट्स पीछे रह जाते थे। तो इसको ओवरकम करने के लिए गवर्नमेंट ने जीएसटी एक्ट पास कर दिया इन 2017। 2015 से बात चल रही थी, इम्प्लीमेंट हुआ था मार्च 2000 नहीं, पास हुआ था मार्च 2017 को और इम्प्लीमेंट होने वाला था 1 जुलाई 2016
17 से। ये एक ऐसा टैक्स था जिसमें जहां जहां टैक्स लगेगा वहां वहां प्रॉपर सिस्टम के साथ लगेगा और बेसिकली डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स था, यानी जहां कंज्यूमर उसको परचेज करेगा वहां टैक्स उसको पे करना पड़ेगा। गवर्नमेंट ने इसको इंट्रोड्यूस किया एक ही टारगेट के साथ, वन नेशन एंड वन टैक्स। सरकार चाहती थी एक देश में एक ही टैक्स चले, बट कुछ चीजों को इससे बाहर रखा तो उसकी रेट्स अलग अलग चल रही है। फॉर एग्जाम्पल पेट्रोलियम, जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है उसमें, ठीक है, अभी भी उस पर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है, तो अलग अलग स्टेट्स में उसकी अलग अलग रेट्स चल रही हैं। और टारगेट आपको पूछ ले, मोटो आपको पूछ ले, तो यही आपको हाईलाइट करना है, वन नेशन एंड वन टैक्स। एक देश का एक ही टैक्स सिस्टम होगा, पूरी कंट्री में सेम टैक्सेशन सिस्टम लगेगा। अब देखिए क्या कहा हुआ है, कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं। Tax, apart from being a source of revenue for growth, also plays a key role in making the state accountable to its taxpayers. Effective taxation ensures that public funds are effectively employed in fulfilling social objectives for sustainable development. ये कह रहे हैं टैक्स अगर गवर्नमेंट के लिए एक सोर्स ऑफ रेवेन्यू है तो गवर्नमेंट की तरफ से एक अकाउंटेबिलिटी भी है लोगों को कि हम आपका जो मनी है वो सोशल वेलफेयर के लिए यूज करेंगे। तो ऐसे में ये जरूरी है कि गवर्नमेंट को टैक्स प्रॉपर वे से मिले। हम टैक्स पे कर रहे हैं तो हम एक्सपेक्ट करेंगे कि गवर्नमेंट भी हमारे लिए कुछ ना कुछ करे, तो ऐसा तभी पॉसिबल हो पाएगा जब हम सब टैक्स पे करेंगे और प्रॉपर वे में टैक्स पे करेंगे। आगे, अमंग अदर बेनिफिट्स, जीएसटी इज एक्सपेक्टेड टू इम्प्रूव द केस ऑफ doing business in tax compliance, reduce the tax burden by eliminating tax on tax, improving tax administration, mitigate tax evasion, broaden the organized segment of the economy and boost tax revenue. ये theoretically सही है, practically ऐसा नहीं हुआ। Practically ये जो बातें लिखी हुई है ये नहीं हो पाई। ये माना गया था कि जब जीएसटी को इंट्रोड्यूस करेंगे तो जो बिजनेसमैन है उन पे टैक्स पेमेंट का बर्डन थोड़ा सा रिड्यूस हो जाएगा, टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम बढ़िया हो जाएगा, टैक्स इवेजन कम हो जाएगा और बहुत ही सिस्टमैटिक और ऑर्गेनाइज वे से गवर्नमेंट को टैक्स रेवेन्यू मिलना शुरू होगा। बट एक्चुअली तो जब जीएसटी आया था ना, मंथली रिटर्न्स लगाने थे, बिजनेसमैन पे इतना प्रेशर हो गया था कि धीरे धीरे वो इस चीज के अगेंस्ट हुए और गवर्नमेंट को जीएसटी नॉर्म्स चेंज करनी पड़ी। क्योंकि एवरी मंथ अगर आप सोचो कि कोई बिजनेसमैन आपको प्रॉपर रिकॉर्ड दे दे अपने सेल्स का, परचेज का, सेल्स रिटर्न का, तो ये चीज बिल्कुल पॉसिबल नहीं, ठीक है। तो उसको चेंजेस किए गए, बट यहाँ पे तो ये आपको बता रहे हैं कि जीएसटी से गवर्नमेंट की क्या एक्सपेक्टेशंस थी उसके बारे में बताया। अब जीएसटी ने इन टोटल 17 इनडायरेक्ट टैक्सेस को रिप्लेस किया था और 23 सेसेस। सेस क्या होता है, टैक्स के ऊपर जो टैक्स पेयर्स है उनसे गवर्नमेंट कुछ एक्स्ट्रा चार्ज करती है। एजुकेशनल सेस लेती है इंडियन गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट कहती है अगर आप केपेबल हो टैक्स पे करने के तो आपको अपने इनकम टैक्स का कुछ परसेंट हमें एक्स्ट्रा देना पड़ेगा ताकि हम सोसाइटी का वेलफेयर कर सकें। तो ऐसे बहुत सारे सेस जीएसटी में ही मर्ज कर दिए गए और 17 इनडायरेक्ट टैक्सेस थे सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के, जिनको एलिमिनेट किया, बार बार रिटर्न और असेसमेंट को हटाया और कहा आपको एक ही बार टैक्स देना है और डायरेक्ट देना है गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट को भी पे करना है, स्टेट गवर्नमेंट को भी पे करना है, बट टैक्स पेयर को एक ही बार पे करना है, वो दोनों के अकाउंट में अपने आप ही सेपरेट हो जाएंगे। देखिए जब मैं जीएसटी की बात करती हूँ ना तो बेसिकली ये दो तरीके के जीएसटी आते हैं। सीजीएसटी, जब भी आप कोई सामान परचेज करेंगे, आपने अगर अपने घर पे अभी कोई मोबाइल परचेज किया हो या कोई इलेक्ट्रॉनिक परचेज किया, आप बिल चेकआउट करना, उस पर सीजीएसटी और एसजीएसटी दो जीएसटी लिखे गए। सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स सीजीएसटी और स्टेट के पास जो जाता है वो एसजीएसटी। हमें एक ही बार टैक्स पे करना है। जो टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम है, जो पोर्टल है, वहां से ही ये सेपरेट हो जाएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट वाला उसके पास चला जाएगा, स्टेट गवर्नमेंट वाला उसके पास चला जाएगा, यानी सेम कमोडिटी पे हमारा एसजीएसटी और सीजीएसटी दोनों लगता है। आईजीएसटी भी होता है जिसके बारे में आगे पढ़ेंगे। अभी देखिए आप, थर्ड पॉइंट मैंने आपको करवा दिया है, फोर्थ पॉइंट देखिए। पहले थर्ड की सेकेंड लास्ट लाइन रीड कर लेते हैं। It has rationalized the tax treatment of goods and services along the supply chain from producers to consumer. यानी प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक आते आते जो टैक्स गुड्स पे लग रहा है उसके सिस्टम को बहुत सोच समझ के, बहुत राशनलाइज्ड वे से बनाया गया, फ्रेम किया गया अंडर जीएसटी। Now GST is charged at each state of value addition
and the supplier offsets the levy on inputs in the previous stages of value chain through the tax credit mechanism. बहुत ही हम कह सकते हैं कि कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंस है, आपको इसका कंसेप्ट समझना पड़ेगा बहुत अच्छे से। अभी मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ, देखिए एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। चलिए, मिस्टर एक्स की बात करते हैं। एक प्रोड्यूसर है मिस्टर एक्स। मिस्टर एक्स ने क्या किया, 200 रुपीज का इनपुट परचेज किया और उसको 600 के आउटपुट में कन्वर्ट कर दिया। 600 में मिस्टर एक्स इसको आगे सेल कर रहा है। मुझे बताइए मिस्टर एक्स का वैल्यू एडिशन क्या है? अनम्यूट एंड स्पीक। मिस्टर एक्स का वैल्यू एडिशन कितना वैल्यू मिस्टर एक्स ऐड कर रहा है? 400। सभी एग्री करते हैं क्या दिवांशी के साथ? क्या मिस्टर एक्स 400 का वैल्यू एडिशन कर रहे हैं? ओके, राहुल इज एग्री, विनीता भी एग्री कर रही है। चलिए सभी एग्री कर रहे हैं, राइट। अब आपको क्या लगता है मिस्टर एक्स जब टैक्स पे करेगा तो वो 600 पे करना चाहिए कि 200 पे करना चाहिए? बताइए मुझे सोच के। मिस्टर एक्स ने 600 रुपीज का आउटपुट मार्केट में सेल आउट किया, तो उनका टैक्स 600 पे बनेगा कि 400 पे बनेगा? एनीवन? नो वन? कॉमर्स वाले बच्चे भी नहीं? यस राहुल? 400। बिल्कुल, क्योंकि उसने तो 400 का वैल्यू एडिशन किया है। बट और प्रैक्टिकली क्या 200। होता है, देखिए 200 तो उसका इनपुट था, राइट। अभी देखिए सभी बच्चे ध्यान से, प्रैक्टिकली होता क्या है, जब हम 600 का मिस्टर एक्स ने सपोज ये 600 का आउटपुट सेल किया मिस्टर वाई, तो ऐसा नहीं होगा कि वो मिस्टर वाई को बोलेगा कि मैंने तो 400 का ही काम किया है तो आपको 400 पे टैक्स दे दीजिए। नो, वो मिस्टर वाई से टैक्स चार्ज करेगा पूरे 600 पे, और 200 पे टैक्स वो ऑलरेडी पे करके आया होगा जिससे भी उसने सामान परचेज किया। सपोज उसने परचेज किया है मिस्टर जेड से, तो जब उसने परचेज किया होगा तो वो 200 का टैक्स ऑलरेडी पे कर चुका होगा, और जब वो मिस्टर वाई से ले रहा है तो उसको 600 का टैक्स लेना पड़ेगा। तो ऐसे में जब वो गवर्नमेंट को टैक्स पे करेगा तो वो 600 पे नहीं करेगा, उसने जितना भी टैक्स रिसीव किया उसमें से ऑलरेडी पेड अमाउंट डिडक्ट हो जाएगी, जिसको इनपुट टैक्स क्रेडिट कहा जाएगा, और एक्चुअल पेमेंट उसका जाएगा केवल और केवल उसकी वैल्यू एडेड। एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज 10% टैक्स रेट चल रही है। कितनी चल रही है? 10%। हम सिर्फ अज्यूम कर रहे हैं। मैंने 1000 रुपीज का इनपुट परचेज किया, उसको कन्वर्ट कर दिया 3000 रुपीज के आउटपुट पे। अब मैंने अगर 3000 का आपको सेल किया तो आपसे टैक्स लिया होगा 3000 पे 300, राइट। और जब मैं 1000 का परचेज करके आई तो ये टैक्स तो मैंने आपसे कस्टमर से ले लिया, और मैंने जब 1000 का परचेज किया तो मैं पे भी तो करके आई हूँ टैक्स 100 रुपीज का। ऑलरेडी मैंने 100 का टैक्स पे कर दिया और अब कस्टमर से मैं 300 का टैक्स रिसीव कर दूँ, तो क्या मैं गवर्नमेंट को 300 रुपीज वापस दे दूंगी? इसका मतलब गवर्नमेंट को 4000 पे टैक्स मिलेगा? डेफिनेटली नो। जब हमारा टैक्स पेमेंट कैलकुलेशन होगा तो ये जो टैक्स रिसीव्ड होता है, जितना भी आपने सेल करके रिसीव किया, ये लिया जाता है, इसमें से आपका सारा इनपुट टैक्स डिडक्ट कर दिया जाता है। मैंने इनपुट पे 100 रुपीज का टैक्स ऑलरेडी पे कर दिया, तो एक्चुअल टैक्स अब मैं पे करूंगी 200 रुपीज पे, क्योंकि मेरा वैल्यू एडिशन 200 था। मैंने कस्टमर से पूरा इसलिए लिया क्योंकि ये 1000 वाला भी मैंने कस्टमर के लिए ही काम किया है, राइट। तो जो 1000 में पहले पे करके आती हूँ रॉ मटेरियल परचेज करते टाइम, वो भी बाद में मैं कस्टमर से ले लूंगी, और जितना वैल्यू एडिशन मैंने किया उस पर जो टैक्स बन रहा है वो भी बाद में मैं कस्टमर से ले लूंगी। फिर जो टैक्स गवर्नमेंट के पास जाना है उसमें से टोटल कलेक्टेड टैक्स में से आपका इनपुट वाला डिडक्ट हो जाएगा, और एक्चुअल आपने जितना वैल्यू एडिशन किया उसका चला जाएगा। अगर मैं शॉर्ट सिंपल वे में बात करूं तो गवर्नमेंट के पास तो इकोनॉमी में अगर 3000 के गुड्स प्रोड्यूस हुए तो टोटल 3000 पे 10% टैक्स जाना है, दैट इज 300। बट ये जाएगा दो अलग अलग वे में। पहले इसमें से जितना भी इनपुट हमने परचेज किया तब हम जो टैक्स पे कर देंगे वो चला जाएगा, और फिर जो हमारा आउटपुट सेल हुआ है उसमें से इनपुट वाला डिडक्ट करके रिमेनिंग पार्ट ऐसे चला जाएगा।
तो गवर्नमेंट के पास 2 पार्ट में जाता है, तो उसको ये भी पता चल जाता है कि इनपुट्स किस किस पर्पस से लोगों ने खरीदे और आउटपुट उन्होंने कितना सेल आउट किया है ना, ये भी पता चल जाएगा। जब हम अपना इनपुट टैक्स क्रेडिट माइनस करने लगेंगे तो गवर्नमेंट को पता चल जाएगा कि इस प्रोड्यूसर ने ये सामान खरीदा था इंटरमीडिएट प्रोडक्ट के लिए। तो यहाँ पे आप इसको लिंक कर सकते हो अपने नेशनल इनकम से। क्रॉस कंट्रोल करेंगे तो वही वैल्यू एडिशन आपका आ जाएगा, जिसमें आपके आउटपुट की वैल्यू भी आपके टैक्स से पता चल रही है और आपने कितना इनपुट परचेज किया ये भी आपके टैक्स से पता चल रही है। तो ये मैक्रो लेवल पे बहुत अच्छे से इकोनॉमी में ये सिस्टम चलता है। इसके लिए आप लोग भी हो सकता है फ्यूचर में इन एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट्स में काम करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये कह रहे हैं द लास्ट डीलर इन द सप्लाई चेन पासेस ऑन द एडेड जीएसटी टू द कस्टमर मेकिंग जीएसटी अ डेस्टिनेशन बेस्ड कंजप्शन टैक्स। इंपॉर्टेंट है, ये कह रहे हैं जो सबसे लास्ट में डीलर होता है ना, वो एट लास्ट सारा का सारा टैक्स कस्टमर से ले लेता है। सबसे लास्ट वाला डीलर क्या करता है, जैसे आप मोबाइल परचेज करके लाए तो जो सबसे लास्ट डीलर आया इस चेन में, आपसे पहले जस्ट जो पर्सन बन रहा है वो क्या करेगा, सारा टैक्स आपसे ले लेगा, है ना। तो अल्टीमेटली टैक्स का बर्डन किस पे आ जाएगा, कंज्यूमर पे आ जाएगा। तो जीएसटी एक डेस्टिनेशन बेस्ड कंजप्शन टैक्स है, कंज्यूमर इसको पे करता है। आगे देखिए, द प्रोविजन ऑफ अवेलिंग इनपुट क्रेडिट एट ईच स्टेज ऑफ वैल्यू चेन helps in avoiding the cascading effect under GST, which is expected to reduce the prices of commodities and benefit the customer. ये कह रहे हैं ये जो बार बार आप अपने इनपुट का टैक्स माइनस करते जाओगे, इससे ये फायदा होगा कि सेम चीज पे 2 बार टैक्स नहीं लगेगा। मैंने इनपुट वाला हटा दिया ना, तो मेरे जो 1000 का ऑलरेडी टैक्स कलेक्ट हो गया उस पे सरकार के पास दोबारा टैक्स नहीं जाएगा। तो कंज्यूमर पे बर्डन थोड़ा सा कम रहेगा। क्यों? क्योंकि टैक्स एक बार ही जा रहा है किसी भी कमोडिटी पे। आगे अगर मैं जीएसटी की बात करूं तो सीजीएसटी, एसजीएसटी तो मैंने आपको बता दिया, इंट्रा स्टेट है ना, कोई भी इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन हो रहा है तो उसके लिए। और अगर इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन हो रहा है किसी भी तरीके का तो उसके लगेगा आईजीएसटी। इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन पे क्या लगेगा, आईजीएसटी लगेगा, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो रीड कर लीजिए एक बार इसको, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स को रीड कीजिए। You have to read it by yourself only. Yes, everyone. I hope you have read the points. चलिए अब कुछ फैक्ट्स है जीएसटी के बारे में। नंबर 1, सिंगल टैक्स स्ट्रक्चर है। एक ऐसा टैक्स स्ट्रक्चर जिसने अपने अंदर 17 टैक्सेस को मर्ज करके खुद को बनाया और टारगेट ये था कि पूरे इंडिया में यूनिफॉर्मिटी रहे प्राइसेस को लेके और गुड्स जो है वो एक यूनिफॉर्म वे से हर स्टेट में मिल सके। इसके थ्रू कुछ गुड्स बहुत कॉस्टली भी हुए तो कुछ चीप भी हुए। जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करूं तो रेट्स इंक्रीज हो गई थी, बट एसेंशियल्स की बात करूं तो उसमें रेट्स डिक्रीज भी हुई थी। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट में वही बता रखा है, इफेक्ट ऑन प्राइसेस। फ्यू गुड्स जो लग्जरियस थे वो तो कॉस्टली बन गए और जो मास कंजप्शन वाले आइटम्स थे वो थोड़े से चीप बन गए। थर्ड पॉइंट कंजप्शन बेस्ड टैक्स था, यानी कि जब कंज्यूमर उनको परचेज करेगा तो उसी से सारा टैक्स लिया जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड टैक्स नहीं था। ठीक है, ये बोल रहे हैं अगर एक प्रोडक्ट तमिलनाडु से ट्रैवल होते होते दिल्ली जाता है जहां पे बायर टैक्स पे करेगा तो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों का शेयर टैक्स में शेयर होगा और वो बायर तक पहुंचने से पहले कैसे गवर्नमेंट तक पहुंचेगा उसके लिए गुड्स का टैक्स, बायर से निकलने से पहले कैसे गवर्नमेंट तक पहुंचेगा उसके लिए गवर्नमेंट का एक प्रॉपर सिस्टम है। ये सिस्टम आपको हायर स्टडीज में पढ़ने को मिलेगा। फिर ये कह रहे हैं इनवॉइस मैचिंग, और जितने भी बिल्स है ना उन बिल्स का प्रॉपर रिकॉर्ड चाहिए होगा जीएसटी के लिए। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सब कुछ बताना पड़ेगा, कितने गुड्स आपने आउटवर्ड सप्लाई किए यानी कितने आपने सेल किया और इन गुड्स को सेल करने के लिए आपने कितना परचेज किया। जब आप परचेज कर रहे हो तब अगर आपने टैक्स पे कर दिया तो उस गुड्स को आप इलीगली सेल भी नहीं कर पाओगे क्योंकि आपकी परचेज रिसिप्ट भी सारी गवर्नमेंट को दिखानी पड़ेगी। और आपने परचेज किया बिल के साथ तो किसी और ने सेल भी किया होगा
अब उसने बिल शो कर दिया कि उसने आपको सेल किया है और आपने अगर परचेजिंग बिल शो नहीं किया तो ऐसे में भी आपके ऊपर पेनल्टी और फाइन्स लग सकती है। तो कुल मिला के चेक फ्रॉड्स जो है उनको कंट्रोल करने के लिए और बिजनेस को कॉमन सिस्टम में लाने के लिए जीएसटी था। आपको अपनी परचेज और सेल्स के प्रॉपर रिटर्न देने पड़ेंगे। अगर आपकी परचेज और सेल के रिटर्न्स मैच नहीं होंगे तो ऐसे में टैक्स डिपार्टमेंट आप पे फाइन्स और पेनल्टीज लगा सकता है। तो इनवॉइस मैचिंग वाला पॉइंट मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट, एंटी प्रॉफिटरिंग मेजर। वापस वही कि जीएसटी को लॉन्च करके गवर्नमेंट ने ये कोशिश की कि जो भी रूल्स है वो एंटी प्रॉफिटरिंग रूल्स रहे, यानी कि किसी भी तरीके से टैक्स के प्रोविजन को तोड़ा ना जाए और कंज्यूमर तक जो गुड्स है वो रिड्यूस प्राइस में जाए। किसी भी शर्त में प्रोड्यूसर को टैक्स इवेजन करके प्रॉफिट ना हो, एक्सेसिव प्रॉफिट वो अर्न ना करे सिर्फ टैक्स का नाम देके, और कंज्यूमर को एक्चुअली पता चले कि उसको किसी कमोडिटी पे कितना टैक्स देना है। आप देखिए जो बड़े बड़े आइटम्स है उनमें एमआरपी के बाद अलग से लिखा हुआ होता है। पहले तो आता था इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस, अभी भी छोटे छोटे कुछ पे तो इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस ही है, बट बड़ा कोई आपको इलेक्ट्रॉनिक आइटम खरीदना है तो वो अलग से बताएंगे कि इस पे टैक्स इतना है। होटल में जाके आप खाना खा के आइए, बिल में अलग से लिखा हुआ होगा कि टैक्स इतना है। गवर्नमेंट ने परसेंटेज फिक्स कर दिया, उतना ही ले सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं ले सकते। अब ये जो रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी है और अगला जो पार्ट है वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या है ये आप समझ के रखना, इसको हम डिस्कस करेंगे मंडे की क्लास। एक और छोटी सी इंपॉर्टेंट बात भी